जेईई मेन 2023 का करंट इलेक्ट्रिसिटी पे बेस्ड ये प्रॉब्लम आपको डेफिनेटली कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि प्रॉब्लम का फ्रेमिंग इस तरीके से किया गया है कि स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक्स कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि प्रॉब्लम का सेटअप क्या है और इसमें पॉसिबल मिस्टेक क्या हो सकता है। तो आपके सामने एक डायग्राम है, एक सर्किट डायग्राम है जिसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, जो कि 8 वोल्ट का एक सेल है उसके अक्रॉस लगा हुआ है, राइट। सबका नेमिंग किया गया है, जैसे ये R1 रेजिस्टेंस है जिसका वैल्यू 2 ओम है, R2 जिसका 4 ओम है, R3 6 ओम है, R4 3 ओम है, R5 2 ओम है, R6 4 ओम है और R7 3 ओम है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि करंट फ्लोइंग थ्रू R2 कितना होगा और हमारे पास 4 ऑप्शंस है। मतलब बेसिकली आपसे यहाँ कितना करंट फ्लो करेगा वो पूछा गया है। ठीक है। सो आई होप जो प्रॉब्लम का जो सेटअप है वो क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं पॉसिबल मिस्टेक की, है ना। तो कुछ स्टूडेंट को ऐसा लग सकता है कि ये मे बी केस ऑफ वीट बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो, क्योंकि यहाँ पे डेटा आप देखो ठीक से, तो इस जगह आप देखोगे तो 2/4 और 3/6 ये हाफ आ रहा है, ये भी परफेक्टली हाफ आ रहा है, राइट। क्योंकि यूजुअली पता है क्या होता है कि जब आप व्हीटस्टोन ब्रिज का बैलेंस केस याद रखते हो तो आप बस रेशियो को ध्यान रखते हो कि भाई R1/R2 R3/R4 के इक्वल होता है, लेकिन वहां पर हमें कंडीशंस भी पता होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो केस है, मे बी कुछ स्टूडेंट को ऐसा लगे कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि वहां पर अगर ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस होता है तो सबसे पहले कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स वहां पे नहीं होते हैं, दो डायगोनल पॉइंट्स होते हैं, राइट। जो ब्रिज होता है इस दोनों डायगोनल पॉइंट्स के बीच में होता है। तो सबसे पहले पॉइंट अगर हम व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करेंगे तो हम ई और सी के बीच में बात कर सकते हैं। बट अगेन आप देखो ठीक से, तो यहाँ पे 6 ओम जो है वो अकेला नहीं है यहाँ पर, राइट। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट्स ई और ए के बीच में है, ई और सी के बीच में नहीं है। तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज होता है वो ई और सी के बीच में होता है। और इवन दो अगर मान लीजिए ई और सी के बीच में होता, तब भी क्या होता, आप 2/4 इधर तो देख रहे हो, बट इस तरफ 3 ये टोटल रेजिस्टेंस को हम लोग पिक करते हैं यहाँ पे, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हो ये तो 6 है, बट इसके साथ ये भी एसोसिएटेड है। तो डेफिनेटली ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं है। अगर मेरा सी टर्मिनल पॉइंट्स होता तो भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं होता है, क्योंकि इन दैट केस आप देखो ठीक से, तो 4 2 ये 6 ये होता, और ये 6 और 6 आपस में पैरेलल होता, ये 3 होता, तो ये भी 3 है ये भी 3 है, तो 3/3 1 हो गया, और 2/4 यहाँ पे हाफ होता। तो अगर ये टर्मिनल पॉइंट्स ई और सी के बीच में होता, तब भी ये व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं होता, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं होता, राइट। बट यहाँ पर चलिए वो केस ही नहीं है। बट मैं ऐसे बात कर रहा था कि पॉसिबल मिस्टेक्स क्यों होता है, राइट, उसको समझना जरूरी है। तो डेफिनेटली ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है ही नहीं। ये सिंपल एक सक्सेसिव रिडक्शन का केस है। जैसे आपके पास एक नेटवर्क दिया गया है और जहां पर आप जो सक्सेसिव रिडक्शन का मेथड यूज करते हो उसको बस यूज करना है। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि देखिए हमारा जो टारगेट है यहाँ पर क्या है कि हमें R2 के थ्रू करंट बताना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है सर्किट का उसको निकालते हैं, जिसको आप बहुत ही आसानी से बता सकते हो। बट सबसे पहले ये रूल आउट करना बहुत जरूरी है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं है, राइट। तो देखते हैं यहाँ पर, तो जैसे आप देखो ये फ्री एंड है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 4 और 2 ये 6 हो गया, इस दोनों को मिला के 6 ओम रेजिस्टेंस हो गया, करेक्ट। और ये 6 ओम, ये 6 ओम म्यूचुअली पैरेलल में है, तो इसका 3 ओम होगा। दो इक्वल रेजिस्टेंस जो पैरेलल में होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट से क्या होता है, जस्ट हाफ हो जाता है। तो 6 का आधा 3 हो गया, और 3 और 3 आपस में अगेन सीरीज में होगा, राइट। तो जैसे इसका जो पैरेलल, इसका जो इक्विवेलेंट है ये पूरा मेरा ये 3 ओम हो गया। अब ये 3 ओम म्यूचुअली क्या होगा, सीरीज में होगा, मतलब ये 6 ओम हो गया। और अगेन 6 ओम 3 ओम के साथ अगेन पैरेलल होगा। तो 6 ओम अगर 3 ओम के साथ पैरेलल है, तो ये R1 R2 बाय R1 प्लस R2 से आप निकाल सकते हो। तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 ओम, राइट। तो यहाँ पर जो आ गया, ये जो वैल्यू आया इस दोनों के बीच, मतलब ये इंटायर आप कह सकते हो, जो मेरे पास 6 आया था और इसके साथ ये पैरेलल में है, तो ये बना दिया 2 ओम। और 2 ओम अगेन इसके साथ सीरीज में होगा, तो ये 4 ओम हो गया, और ये भी 4 ओम है, राइट। तो 4 ओम अगेन म्यूचुअली पैरेलल है। तो फाइनली इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसा आ गया, अगर आप ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, तो 4 ओम और 4 ओम म्यूचुअली पैरेलल होगा, यहाँ भी 4 ओम है और यहाँ भी 4 ओम है, राइट, म्यूचुअली। तो ये 4 ओम हो गया ये वाला, और बाकी ये जो दूसरा 4 ओम ने लिखा, बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट है तुम्हारा, जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है ये इंटायर 4 ओम हो गया, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स आप देख सकते हो ये पैरेलल में हो गया, ये 8 वोल्ट है,
तो यहाँ जो करंट फ्लो होगा, ये टोटल जो इसका आर इक्विवेलेंट मेरा 2 ओम हो गया, तो टोटल जो करंट फ्लो होगा यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, 4 ओम हो जाएगा, करेक्ट। तो इसमें से ऑफ कोर्स 2 ओम यहाँ स्प्लिट हो जाएगा, राइट, और 2 ओम जो होगा वो इस तरफ स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि यहाँ से 2 ओम स्प्लिट होगा और यहाँ भी 2 एम्पियर स्प्लिट होगा, राइट, 2 एम्पियर यहाँ पे स्प्लिट होगा, 2 एम्पियर यहाँ पे स्प्लिट होगा। अब ये जो 2 एम्पियर है वो फर्दर यहाँ पे स्प्लिट होगा, पॉइंट डी पे ये स्प्लिट होगा, करेक्ट। अब देखो ठीक से, तो जब ये पॉइंट डी पे जो स्प्लिट होगा, तो डी पे जब ये स्प्लिट हो रहा है तो R7 से जो करंट फ्लो होगा और रेस्ट ऑफ द सर्किट से जो फ्लो होगा उसको हमें निकालना पड़ेगा। तो ये 3 ओम हो गया और रेस्ट ऑफ द सर्किट आप देखो तो ये 2 और 4 ये 6 था और 3 बना रहा था, ये 3 ओम है। पर अगर हम डी के क्रॉस देखें तो यहाँ से 2 ओम से मेरे पास जो जा रहा है करंट वो जा रहा है 2 एम्पियर, ठीक है, जो कि यहाँ पर स्प्लिट हो रहा है, इस जगह स्प्लिट हो रहा है। तो यहाँ पर R7 से स्प्लिट हो रहा है, राइट, जो 3 ओम है, और बाकी रेस्ट ऑफ द सर्किट है ये 6 बनाया और 3 बनाया, ये 6 ओम यहाँ पर है, राइट। तो हम पहले क्या करते हैं कि इस दोनों पॉइंट के बीच में निकाल लेते हैं कि कितना करंट फ्लो होगा, राइट, इस दो टर्मिनल के बीच में। उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है आपका ये डी हो गया और ये पॉइंट यहाँ पर ए हो गया, ठीक है ना। और बीच में आप इसको आप लगा सकते हो, चाहो तो यहाँ पे से लगा लो इसको, जो आपका 4 ओम है ना। और यहाँ पे हमने पूरा इसको रिड्यूस कर लिया है, राइट। ये सिंपली डी और ए के बीच का ये पॉइंट आ गया हमारा, सबको हमने रिड्यूस कर लिया है। तो ये 4 और 2 ये 6 था, ये 3 था, 3 और 3 6 बना लिया। तो डी और ए के बीच में पूरा रिड्यूस होके ये 6 ओम बन गया, ठीक है ना। तो अब सिचुएशन आपके पास क्या है कि यहाँ पर 2 ओम यहाँ पे 2 एम्पियर यहाँ पे करंट जा रहा है, जो कि यहाँ पे स्प्लिट होगा, है ना, यहाँ पे स्प्लिट हो रहा होगा R7 में, और बाकी जो रेस्ट ऑफ द सर्किट है वहां स्प्लिट हो रहा होगा। तो ये हमें निकालने आना चाहिए। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होता है, अगर मान लीजिए करंट आई फ्लो हो रहा है, राइट, और यहाँ भी मैं सेल लगा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पर एक सेल लगा देते हैं, राइट। तो यहाँ पे अगर 2 एम्पियर का करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, राइट, तो वो कैसे स्प्लिट होगा। तो अगर हमें बताना है कि इसके क्रॉस कितना होगा स्प्लिट, तो हम क्या लिखेंगे, आई जो 6 ओम के करस्पॉन्डिंग होगा, ये जो टोटल करंट है 2, और इसके सामने का जो रेजिस्टर होता है, ये करंट डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। मैं आपको भी दिखा भी सकता हूँ कैसे इसको करते हैं। तो इसके सामने का रेजिस्टर 3/3+6, राइट, तो ये आ जाएगा 2/3 एम्पियर। ये आपको ध्यान रखना है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये आई होप सबको पता होगा। कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 2 रेजिस्टर, ये करंट आई है और ये स्प्लिट हुआ I1 I2 में, ठीक है ना, ये R1 है और ये R2 है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे I1 R1 आप बोलोगे, वो I2 R2 के इक्वल आ जाएगा। दो टर्मिनल पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, और I जो होता है वो I1 + I2 होता है, करेक्ट। तो लेट्स से मेरे को I1 निकालना है, तो हम क्या करें, I2 को लिख सकते हैं I1 R1 by R2 यहाँ से, राइट। तो I2 जो होगा इन टर्म्स ऑफ I1 R1 by R2 हो जाएगा। यहाँ से आप रीअरेंज करोगे I1 1 + R1 by R2, I1 का वैल्यू आता है I into R2 by R1 + R2। मतलब आप इस रिजल्ट को एनालाइज करो, तो जो टोटल करंट था, अगर मेरे को यहाँ का करंट निकालना तो इसके सामने का रेजिस्टर आया बाय टोटल रेजिस्टेंस आ गया। कुछ हमने ऐसा ही यहाँ पे भी किया, ये 2 एम्पियर है और यहाँ पे स्प्लिट हो रहा है, मेरे को यहाँ का करंट चाहिए, तो इसके सामने का रेजिस्टर 3 ओम है और जो टोटल सम है वो कितना होगा, 3 + 6। एग्जैक्टली मैंने वही काम किया है, यहाँ पे 2/3 एम्पियर आ गया। बट ये जो करंट आया वो बेसिकली यहाँ का करंट आया है, ये जो 2/3 एम्पियर हमने निकाला है वो यहाँ का करंट आया है, जो हमने R इक्विवेलेंट पूरा निकाल के किया था। अब देखो फर्दर C पे वो स्प्लिट होगा, राइट। अब ये 6 ओम है और ये भी 6 ओम है, नहीं, दोनों ही सेम है, तो ऑफकोर्स ये इक्वली स्प्लिट हो जाएगा, ये भी 1/3 एम्पियर हो जाएगा और ये भी 1/3 एम्पियर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं हो पाया था, डी पे ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि यहाँ पर 3 ओम का रेजिस्टेंस था और बाकी तो जो सर्किट था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम था, तो ये दोनों अनइवन था, इसलिए यहाँ जो रिजल्ट आया था वो थोड़ा डिफरेंट आया था, राइट। तो यहाँ पे जो 2 एम्पियर स्प्लिट हुआ, यहाँ पे 2/3 में स्प्लिट हुआ था, राइट। बट यहाँ पे दोनों ही रेजिस्टेंस सेम है, तो बिल्कुल इक्वली स्प्लिट हो जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 एम्पियर फ्लो होगा। तो डेफिनेटली आप देख सकते हो कि R2 से जो करंट फ्लो होगा वो 1/3 एम्पियर होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो खास बात यह है कि इस क्वेश्चन को फ्रेम ऐसा किया गया था कि ऐसा लगे कि ये बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज का केस है, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है।
हमें सिर्फ यही याद नहीं रखना है कि जो बैलेंस विथस्टोन ब्रिज का कंडीशन होता है वो R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4 होता है, बल्कि हमें ये भी ध्यान रखना है कि एंटायर जो सेटअप होता है विथस्टोन ब्रिज का कैसा होता है। तो जो टर्मिनल पॉइंट्स होता है जिसके थ्रू हम सेल लगाते हैं वो बेसिकली डायगोनल पॉइंट्स होता है, राइट? तो ई और सी के बीच में अगर होता तो हम फिर भी बात कर सकते थे, बट यहाँ पे वो केस है ही नहीं। यहाँ पे दो जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स है उसके अबाउट हमने लगाया है, तो सिंपली इसको सक्सेसिव रिडक्शन से लगाना है, ठीक है? तो कुल मिला के बेसिकली 3 चीज़ों का हमें ध्यान रखना था। पहला, ये समझना था कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का केस नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा, यहाँ पे सक्सेसिव रिडक्शन लगेगा। और तीसरा पॉइंट यहाँ पे था कि करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हमें पता होना चाहिए कि पैरेलल सर्किट में जब करंट स्प्लिट होता है वो किस तरीके से होता है। सो डेफिनेटली अगर इन तीनों ही कॉन्सेप्ट को हम समझ रहे हैं अच्छे से तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। इंटरेस्टिंग। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।